लास्ट एपिसोड में हमने एक न्यू इन्ह्यूमन चार्ली टोफो को देखते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं डियोन अपना धीरे धीरे आंखें खोलने लगता है। वो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और कहता है ये जगह, और चिल्लाते हुए कहता है सैम्यूल सैम्यूल, और बताने लगता है वो शांत जगह जहाँ मेरी चीख साफ सुनाई दी। तभी डियोन काफी हैरानी से कहता है क्या, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे इन्ह्यूमन आने लगते हैं। और कहता है एक इन्ह्यूमन, तभी एक इन्ह्यूमन धार लगाता है और डियोन बताता है उस जगह जहाँ एक अजीब सी एनर्जी घुस गई, अचानक घात लगाकर हमला हुआ और फाइट शुरू हो गई। तभी हम देखते हैं डियोन अटैक कर देता है जो जाके एक इन्ह्यूमन को लगता है, लेकिन दूसरा इन्ह्यूमन डियोन पे कूद पड़ता है जिसे डियोन भी नोटिस कर लेता है। उसका फेस को पकड़ते हुए जमीन पे पटक देता है। तभी वो अपना पंच बनाता है, लेकिन डियोन के मुंह पे ही एक पंच पड़ता है जिससे डियोन उसे देखने लगता है और बताता है वो काफी संख्या में आगे बढ़ रहे थे उस एरिया में, चाहे वो इंसान से हो या किसी और चीज से। जंग लगी हड्डियां पूरे फर्श पे बिखरी हुई थी और अनजान फायरबॉल लगातार बरस रही थी। किरिलो अपने मन में कहता है इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे नर्क हो। डियोन कहता है मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, इस तरह की सिस्टमैटिक तरीके से मेरा शिकार किया जा रहा था। मैंने कमजोर से लेकर काफी स्ट्रॉन्ग तक कई सारे इन्ह्यूमन से फाइट की और मैंने सभी तरह की मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन मैंने कभी भी इतने ज्यादा इन्ह्यूमन को नहीं संभाला है। जैसे वो सभी डियोन को देखने लगते हैं, लेकिन नेजी मुस्कुरा रहा होता फिर कहता है ये शायद इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन मैं पहले भी ऐसे ही सिचुएशन में रहा हूँ। जिसे डियोन उसे देखने लगता है और दानियाक अपने मन में कहती है क्रो आइलैंड, क्या तुम उन जैसे इन्ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हो? नेजी कहता अगर ये कोई ऐसी पावर है जो क्लोन बनाती है, या वो खुद अपनी नकल बना सकते हैं, या फिर वो कोई इल्यूजन हो, या फिर अगर वो किसी खास शख्स से पैदा नहीं हुए हो तो फिर वो डिफरेंट मिनियंस है। हो सकता है कोई उन फेंके हुए शख्स को इकट्ठा कर रहा हो और उनका लीडर बन गया हो। इसे कई तरह से समझा जा सकता है। जैसम अपने मन में कहता छोड़े गए शख्स, और आलिया भी उसे ही देख रही होती है। तभी जूरी उन सभी लम्हों को याद करते हुए अपने मन में कहता है वो ऑक्टोपस इनह्यूमन जो इंचोन एयरपोर्ट पे दिखाई दिया, वो निश्चित रूप से उनमें से ही एक था। तभी जूई कहती है एक प्रकार जो सेना का निर्माण और नेतृत्व करता है। वेल वो लोग अपने मुंह से तोप चलाते हैं और पूर्व से पश्चिम तक चमकाते हैं। अब इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने अब हर चीजों को जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। पहले से ही पागल दुनिया में मेरा अकेला समझदार होना सबसे अजीब बात है, लेकिन कैंग अपने में ही गुम होता है। ग्रैंड मास्टर अपने मन में कहता वो शख्स फिर से ध्यान भटका रहा है, वो खाली चेहरा, क्या तुम्हें भूख लगी है? और कैंग अपने सामने ही देख रहा होता। ग्रैंड मास्टर कहता है ये टीवी देखने जैसा है, यहाँ तक की आवाज भी बिल्कुल एक जैसी है। डियोन कहता लीडरशिप, सच में वो एक साफ नजर आने वाला अजीब साइज का इन्ह्यूमन था। एक बहुत बड़ा बर्ड हवा में उड़ता हुआ बैटल को देख रहा था। ये बालर उल हर्सन होता है। डियोन कहता वो साइज में बिल्कुल ड्रैगन जैसा दिखता था। मुझे याद है कि कैसे वो स्नेक जैसे आंखों से मेरी ओर घूरता रहा। कहता सेलमोंडर, मेरी फ्लेम की सांस, इस हेर्सियन के टुकड़े। कहता चार्ली टोफो, रहस्य को याद रखे। कहता पूरी तरह से तबाह, बिना कोई निशान छोड़े सब कुछ ले लो। इसे वो सभी हैरान होते हैं। और नेजी कहता चार्ली टोफो, लिम्बी ये सब काफी खामोशी से सुन रहा होता है। जैसम कहता पूरी तरह से तबाह, सब कुछ लो बिना किसी निशान के। दूसरी तरफ देखते सेंट पैरल आगे बढ़ रही होती है, जिसे एक डॉल नोटिस कर लेता है और पैरल भी उस डॉल को देख के हैरान होती है। तभी वो डॉल कहता है रीवा। पैरल कहती है वो है, वो क्या है? और वहाँ पे लैंड करती है और डॉल कहता है ये, और पैरल आगे की ओर बढ़ने लगती है और डॉल कहता सेंट पैरल है। ये एक शांत तरीके से चकाचौंध है, एक ऐसी मौजूदगी जो रेत को भी गर्म होकर उबालने लगे। और पैरल्स कहता है यूरोप में तुम्हारा स्वागत है। पैरल कहती क्या ये मैस्कोट कॉस्ट्यूम है? और उससे कहता तुम क्या? डॉल कहता सेंट पैरल फ्रांस, अगर ये इनह्यूमन घटना है तुम, ये सब लिपट गया है। और वो एक तलिस्मान को निकालते हुए कहता है मैं तुम्हारा गाइड हूँ। और पैरल को एक बड़ा सा तलिस्मान देने लगता है और कहता आइए हम मिलने के बाद आराम से बातें करें, और खांसने लगता है। दूसरी तरफ देखते एक डॉल कहता है लेफ्ट, और वो नेम प्लेट को लगाने लगता है। कैसा नोवा कहते क्या तुम अपने लेफ्ट और राइट को भी नहीं पहचानते? तुम बेवकूफ अनजान वुड, अगर तुम सोच नहीं सकते तो तुम्हारा होने का क्या मतलब है? तभी उस घर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है जिसे वो सभी उसे देखने लगते हैं। वो दोनों काफी हैरानी से मोहन के रूम को देखने लगता है। पुंटू भी ये सब देख के हैरान होता है। तभी उस पोर्टल से पैरल बाहर आती है, जैसे वो कहता सेंट पैरल। बीच कहता मैं अभी भी कर रहा हूँ, मेंटल रूप से
तैयार नहीं हूँ। और बाकी सब देख के हैरान होते हैं। मोहन कहता तुमसे मिलकर खुशी हुई सेंट पैरल, मैं जिंगमिन मोहन हूँ, ये मेरा सबसे कीमती लैपटॉप है, सबसे पहले मुझे सिग्नेचर दीजिए। जिसे पैरल हैरान होती है और कहती है इस जगह का क्या है। दूसरी तरफ एक ओशन का सीन देखते जहाँ पे जबरदस्त लाइटिंग गिर रही होती है और एक इनह्यूमन काफी घायल होता है। याक होता है जो कहता है हाइपीरियन इमोर्टल ब्लू फ्लेम एम्परर जो सदियों से इवॉल्व नहीं हुआ है इस फर्श से बने खेल में। और जकायाक किसी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा होता है और कहता मैं तुम्हारे फिल्म के साथ एंडलेस समय बिताऊंगा जब तक तुम्हारी सोल झुक ना जाए। और हम उसके अंदर हाइपीरियन को देखते हैं। मैं जकायाक अपनी किस्मत दांव पे लगा दूंगा। दूसरी तरफ कुछ वर्कर को देखते हैं जो काम कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है ये टेम्पल को दोबारा बना रहे होते हैं। उनमें से एक कहता चलिए आज रात 1 घंटे पहले ही काम खत्म कर ले पोर्क बोली और सूजी के साथ। दूसरा कहता बहुत ही अच्छा लगता है। तभी वो बंदा काफी हैरान होता है अपने सामने देखते हुए कहता है क्या वो मैन मॉन्क है, ये बिल्कुल फ्यूनरल की तरह लग रहा है। दूसरा कहता मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल है, टेम्पल जो दूसरे घर जैसा था ढह गया है, लेकिन मैंने सुना है कि किसी को चोट नहीं आई, क्या ये कम से कम अच्छी बात नहीं है। दूसरा कहता हाँ, जिससे वो हैरान होता है। कहता मुझे लगता है कि उन्हें ड्योंग मोंक या कुछ और कहा जाता है, कुछ बच्चे लापता हो गए हैं। जिससे वो कहता क्या। अभी वहाँ पे एक और मोंक आता है, उसे पुकारता है और कहता आप यहाँ थे, मैंने कुछ दलिया बनाया है, अगर तुम इस तरह खाना छोड़ते रहोगे। तभी वो मोंक कहता मैं, और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है मैं सिर्फ इसलिए खाने का हकदार नहीं हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ, और मुझे सिर्फ इसलिए सोने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। वो बच्चे के साथ जो शायद किसी तूफान में संघर्ष कर रहे हो, और वो काफी ज्यादा रो रहा होता है और कहता है मैं अकेले ताजी हवा में सांस कैसे ले सकता हूँ। इससे दूसरा मोंक भी रोने लगता है। उसे संभालते हुए कहता है मोंक डियोलुंग, ये किसी की गलती नहीं है, हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि सभी लोग सेफ लौट आए। तभी उन पर शैडो पड़ता है जिससे वो दोनों हैरान होते हैं और अपने ऊपर की ओर देखते हुए काफी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ पैंथम का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे इनह्यूमन इस चीज को होते हुए देख रहे होते हैं और बताया जाता है एक कप कपी सारी जिंदगी जिसके सामने चुप हो गए, हम उस पल के आमने सामने आ गए। इस दवाई की वजह हाइपीरियन है, ब्लू फ्लेम वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग। तब एक और इनह्यूमन आगे बढ़ते हुए कहता सच में, और वो दूसरे इनह्यूमन को दबाने लगता है। एक ऐसा ऑरा जिसके पास पहुंचना भी मुश्किल है। क्या ये एक्साइटिंग नहीं है बल्कि डर है। मैं बस अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर सकता था। लॉर्ड एक्टाडोस खुश होंगे, और ये वाइकैन होता है। दूसरा कहता है लॉर्ड वाइकैन। तभी हम वहाँ पे एक और इनह्यूमन को देखते हैं जिसके काफी बड़े बाल होते हैं और वो कहती है ये एक ऐसी अराजकता है जैसी पहले कभी नहीं थी। इससे वो सभी उसे देखने लगते हैं। ये पूरी होती है जो कहती है इस पोंथम से परे अब हम जो देखते हैं, और ये सभी एकाडोस के सेवक होते हैं। पूरी कहती है एक ऐसा व्यू जो हमारी समझ से बहुत आगे है। तभी वो डिवाइस घूमने लगता है जिसे वो सभी उसे देखने लगते हैं। फिर वो डिवाइस का धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाता है। एक इनह्यूमन कहता है ये तो सेंसेशनल है, और हम देखते हो हाइपीरियन की चारों ओर काफी स्पीड से घूम रहा होता है और उसे कंट्रोल करने में जकायाक का काफी हालत खराब होता है। तभी वो अपने पंच को बंद करता है जिससे वहाँ पे एक एनर्जी सा बनने लगता है और आसपास के वेदर भी खराब होने लगते हैं। यहाँ तक कि समुद्र में भी लहर बढ़ने लगते हैं। ये सब दूर से एक्टाडोस भी देख रहा होता है और साथ ही मोरेलेस और बेहेमोथ भी। बेहेमोथ कहता है ये तो हाइपीरियन है। अभी माहौल एक पल के लिए शांत हो जाता है और मोरेलेस कहता है उसे रोकने वाला प्राणी। जैसे बेहेमोथ उसे देखता है और मोरेलेस कहता है वो जकायाक है। बेहेमोथ हैरानी से अपने मन में कहता है जकायाक, और उसे कंट्रोल करने लगता है। और मोरेलेस कहता है जूड बिंडिंग स्कारियन और एवरलोन के 7 आइलैंड सॉर्ड ऑल फिगनेम्स, ये सब जकायाक की बनाई हुई कल्पनाएं हैं। जकायाक है उसके अंदर पावर और सोच की बार बार जोड़ने की। बेहेमोथ कहता मैं स्पीचलेस हूँ। जकायाक जो हाइपीरियन के अंदर उतर गया, कितनी जबरदस्त घुसपैठ की पावर है। क्या मैंने कभी हर दिशा में इतनी भयंकर एनर्जी महसूस की है। तभी बेहेमोथ को लिम का एनर्जी महसूस होने लगता है और जो सारी मेमोरी वापस याद आने लगता है, और वो किस तरह से लिम से हारा होता है वो भी। और कहता ठीक है मैंने इससे पहले भी इससे बदतर भी स्थिति का सामना किया है व्हाइट हुड के नीचे। तभी कहता मोरालेस
मोरालेस, मेरी यादें, मैंने अपनी फेलियर में अपनी मौत देखा। तभी मोरालेस उसे देखने लगता है और कहता है लेकिन अब वो एक यादें है जिसकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। जिसे बेहेमोथ उसे देखने लगता है और मोरालेस कहता है एक इंसान समुद्र में शार्क के खिलाफ नहीं जीत सकता, ना ही जमीन पे टाइगर का सामना कर सकता है, लेकिन इंसानियत ऐसी चीज का सामना करने के बावजूद जिस पर वो जीत हासिल नहीं कर सकते उनका शिकार करते हैं टूल्स और सही रास्ते के साथ। और यही बात सुपर ह्यूमन पे भी लागू होते हैं अगर हम उन्हें बाकी जानवर ही माने। उनका शिकार करना भी एक काबिल कहानी है और ये काम हम ही कर सकते हैं। हमने वो किया जो कोई नहीं कर सका। ये बस एक और लेवल है जिसे हमें सामना करने के लिए पार करना होगा। चिंता मत करो बेहेमोथ, हम रिफाइंड असुर है, मैं अब और गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। तभी कोची समुद्र से ऊपर की ओर जाने लगता है और वो बाहर निकलने लगता है जिसके सामने टोबी भी छोटा सा लग रहा होता है और वो चीज टोबी को देखता है जिससे टोबी घबरा जाता है। मोरलेस कहता है लिवाइथन और पानी में जबरदस्त लहर आने लगती है। तभी कोई कहता है म्यूरियल। हम टोबी के बगल में लिवाइथन को देखते हैं और लिवाइथन कहता तो अब क्या, बस उस शॉट को फिसल जाने दूं। जिसे बेहेमोथ हैरानी से कहता है स्वॉर्ड। मोरलेस कहता है इससे पूरे हालात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिवाइटन कहता है समझ गया और वो दोबारा अंदर की ओर चला जाता है। बेहेमोथ अपने मन में कहता है जबकि हमारी लाइफ लाइन टूट गई है, बेतु की बातें बढ़ती ही गई। तभी हम देखते हैं वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है जिससे बेहेमोथ हैरान होता है और ज़कायाक अभी भी उसे कंट्रोल कर रहा होता है। बेहेमोथ कहता है एक जबरदस्त शॉक वेव, क्या वो रजिस्ट कर रहा है। तभी हम देखते हैं हाइपीरियन जबरदस्त चीख मारता है और बताया जाता है यही रास्ता सही जगह तक ले जाया जाता है, मुझे तुम्हारे लिए तरसने मत दो स्कारियन। अभी हम एक लैब का सीन देखते हैं जहाँ पे हाइपीरियन का स्वॉर्ड होता है और वहाँ पे मोरलेस और एक और इनह्यूमन आगे बढ़ रहा होता है और पेन जाके अपने चेयर पे बैठ जाता है। दूसरा इनह्यूमन कहता है लॉर्ड पेन और कहता है एक अर्थ क्यूब, स्वॉर्ड कांप रही है। तभी पेन भी उसे देखने लगता है। वहाँ पे काइली भी होता है जिसका हालत काफी खराब होता है, लगता है हाइपीरियन ने सबको बजाया है। और काइली कहता है सच में कितना भयानक शख्स है। अभी पोपो भी हामी भरने लगता है और शायद उस सभी पिलर में हाइपीरियन का स्वॉर्ड होता है। और दूसरी तरफ देखते हैं मॉन्क अपने ऊपर देख के काफी हैरान होता है और वहाँ के वर्कर भी अपने ऊपर की ओर देखने लगते हैं और कहते ये क्या बकवास है, क्योंकि हाइपीरियन के स्वॉर्ड में 2 बच्चे बने पड़े होते हैं और वो लोग दोनों बच्चों को सही सलामत उतार लेते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं लगता कि वो बेहोश है, वो काफी गहरी नींद में है, उन्हें हल्की सी बुखार है लेकिन बाकी सब ठीक है, कोई बड़ी गहरी चोट भी नहीं है। इससे हेड मॉन्क कहता नूम अमितावा ये कैसा चमत्कार है, लुका छुपकी खेलते हुए वो लगभग बर्बाद हो गई, वो वापस कैसे आए। दूसरा कहता एक बार वो जाग जाए तो हमें पूछना होगा। और हम देखते हैं वहाँ पे और भी काफी सारे बच्चे होते हैं। अभी एक बंदा शॉर्ट को देखते हुए कहता है मॉन्क ड्यूलिंग, जिसे ड्यूलिंग उसे देखता है और वो कहता है हमें इस स्टिक का क्या करना चाहिए। जैसे ड्यूलिंग अपने मन में कहता है हेप्टाहोन और उनसे कहता है ये हेप्टाहोन के ब्लेड है, जिसे वो काफी हैरान होते हैं। ड्यूलिंग कहता है और ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई रीजन है कि ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। दूसरा कहता है लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है, आखिरकार ये एक बड़ी स्वॉर्ड है जो इधर उधर तैर रही है। और उसे ग्रैंड मास्टर का बात याद आता है कि आइए बस उम्मीद करें कि कुछ गलत ना हो, अगर मास्टर मॉन्क को कुछ हो गया तो। जिसे ड्यूलिंग कहता है मॉन्क योंग, जिसे वो मॉन्क कहता हाँ। ड्यूलिंग कहता है हमें इसकी तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। फिर हम जेसम के घर को देखते हैं जहाँ पे सारे सुपर ह्यूमन मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी आलिया कहती है एक सेकंड रुको, सॉरी लेकिन अभी क्या सिर्फ मुझे ही ये हालात कुछ डाउटफुल लग रही है। जैसे नेजी और कैंग उसे देखने लगते हैं और डियोन भी आलिया को ही देख रहा होता है और जेसम कहता है आलिया तुम्हारा इसका क्या मतलब है। आलिया कहती है डेफनी, जिसे डेफनी उसे देखती है और आलिया कहती है जब वो मैट डियोन को हील कर रही थी मैंने उसके गोल्डन आईज चमकते हुए देखा, इस समय मैं पहले डेफनी से सुनना चाहती हूँ। इसे जूरी को तो कुछ समझ में नहीं आता और ग्रैंड मास्टर कहते एक गोल्डन आईज। जैसम कहता मुझे माफ करना लेकिन डेफनी की बात वो तो ऐसी नहीं है। डेफनी कहती है मैं समझाती हूँ जैसम, मेरे पास आंखों की एक जोड़ी है, ब्लू आईज और गोल्डन आईज। इन दोनों आंखों से मेरे पास 2 एबिलिटी और 2 आर्ट है, ट्रांसफॉर्म और मंत्रा। जैसा कि तुमने ब्लू आईज और ट्रांसफॉर्म को देखा था, ये टारगेट को मिलने वाले नुकसान को आधे से भी कम कर देती है और उसे मेरी तरफ भेज देती है। इसे एक तरह की हीलिंग एबिलिटी कहा जा सकता है। और अपने शोल्डर को ऊपर करते हुए कहती है डियोन से मिले नुकसान
नुकसान मेरे बॉडी के किसी अनजाने हिस्से में जमा होता है और वही दिखाई देता है। हम देखते डेफनी के हाथों में गड्ढा सा हो जाता है और वो कहती है साथ ही मेरी बॉडी जो किसी भी बीमारी से प्रभावित नहीं होती बहुत तेजी से खुद को ठीक करने लगती है। जैसे वो अपने मन में कहता तो उसकी एबिलिटी इस तरह काम करती है। पैरल ने डेफनी के पावर के बारे में ये बताया था। डेफनी कहती मेरी राइट और गोल्डन आईज है। इसकी पावर मंत्रा किसी भी शख्स की यादों को अच्छी तरह से बढ़ा सकती है या फिर भूली हुई या दफनाई गई यादों को भी बाहर निकाल सकती है। जूही कहती है सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब तुमने ब्लू और गोल्डन दोनों आंखों का यूज करते हुए डियोन को ठीक किया तो तुमने। डेफनी कहती है हाँ मैं उसे ठीक कर रही थी और साथ ही उसके यादों में भी झांक रही थी। सूरी कहता यादों में झांकना। डियोन कहता ये गलत बात है, आपने बिना इजाजत की जासूसी की। डेफनी से स्माइल करने लगती है और नेजी कहता है तो जैसे डेफनी का ध्यान उस पे जाता है और नेजी कहता है उसकी यादों के ढूंढने पर आपको क्या पता चला। डेफनी कहती है सब कुछ जैसा कि डियोन ने बताया। सैम्यू को गायब होने से लेकर रियोटा और विटकर के लिए डियोन को भेजा जाना भी ये सब सच था, यहाँ तक कि वो बड़ा सा गेट भी। लेकिन अजीब बात है जब वो उस गेट के अंदर गए उसके बाद में कोई भी याद नहीं पड़ सकी। किरिलो कहता क्या मतलब। डेफनी कहता अगर हम डियोन की बातें माने तो उनकी यादें ना पढ़ पाना इस बात के संकेत है कि वो तीनों सच में वो लोग बनाए गए किसी मैजिक जगह पे भेजे गए थे। तो भले ही हम उस फाइट में क्या सच हुआ जैसा डियोन ने बताया ये पक्का नहीं कह सकते। उसके पूरी बॉडी के घाव को देखकर लगता है कि उसने बहुत से दुश्मन से लंबी समय तक फाइट की थी। मेरे हिसाब से इस बात पे शक करने की कोई वजह नहीं है। डियोन पूरी तरह से सच कह रहा है। डियोन के अब राहत महसूस हो रहा है। लगता है मेरी उलझी हुई बातों से थोड़ा गलतफहमी हो गई। जब हमारी साथी खतरे में थे तब मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। आलिया कहती और ये तो बस एक अजीब बात नहीं है जिसे डियोन और डेफनी आलिया को देखने लगते हैं। और आलिया कहती है सैम्यूल से विटकर तक हमने कभी तुम्हारे साथियों का ठिकाना पक्का नहीं किया, फिर भी तुम इससे अकेले ही बाहर निकल आए। यही तुम्हारी बातों में कमी है। अगर तुमने वो सारे इनह्यूमन को हराकर बच निकला तो फिर तुमने अपने साथियों का पीछा क्यों नहीं किया। जैसम कहता आलिया प्लीज शांत हो जाओ और साफ बोले। तभी डियोन कहता मैं समझाता हूँ। जिससे जूरी उसे देखता है और डियोन कहता लगता है कि ये गलत फहमी है। ऐसा नहीं है कि मैंने उन सभी हाइब्रिड हरामी को हरा दिया। जिससे वो सभी काफी हैरानी से डियोन को देखने लगते हैं। और डियोन बताता जब मैं लगातार फाइटों से थक गया था अचानक हवा का एक बड़ा सा झोंका आया और आसमान का एक हिस्सा खुलने लगा। हवा की स्मेल पूरी तरह से अलग थी। खुले एरिया के पार मुझे हल्की सी एक नीली आसमान दिखी। वापस जाने की फीलिंग के साथ मेरी बॉडी अपने आप ही उस दिशा की ओर चलने लगा। धन्यांग कहती है आसमान खुल गया, एक एग्जिट। ग्रैंड मास्टर कहता तब वो खुला हुआ जगह कुछ ऐसा था जिसने तुमने अपने पावर से बनाया था। डियोन कहता नहीं, जैसा कि मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। वो एग्जिट बिना मेरे मर्जी के अपने आप ही खुल गया जिससे वो सभी काफी हैरान होने लगते हैं। डियोन कहता मुझे पता है कि अजीब लग रहा है, मैं भी हैरान था। और तब उसने एक अजीब सी बात कही थी। जब मैं डोर की ओर भागने की कोशिश की तो अभी हम देखते ड्रैगन ऊपर से उसे देख रहा होता है, बाकी सारे इनह्यूमन भी उसे ही देख रहा होता है। डियोन बताता उन्होंने अचानक बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा पीछा करना बंद कर दिया और ड्रैगन इनह्यूमन उसे जाते हुए देख रहा होता है। जैसे हम कहता वो तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया। इसलिए भी अपने मन में कहता तो साफ कहे तो तुम एक नेचुरल से बने रास्ते से बाहर निकल गए। और जूही अपने मन में कहती है लेकिन बाकी लोगों का ठिकाना का अभी भी पता नहीं है, क्या ये सही है। तभी बैसलाव चिढ़ते हुए कहता ये एक लंबी कहानी है। क्या तुम सिर्फ इसलिए भाग गए क्योंकि पीछे का दरवाजा खुल गया था। डियोन कहता जैसा कि मैंने कहा मेरी बॉडी अपने आप ही काम करने लगी और पीछे हटने लगी थी। अगर तुम होते तो तुम कुत्ते की तरह मारे जाते। जिससे बैसलाव भड़कते हुए कहता कमीने। किरिलो उन दोनों को शांत करने लगता और कहता है ये क्या हो रहा है, आप अभी मिले हैं। और वो दोनों में माहौल बिगड़ने लगता और बैसलाव कहता है ये बात फिर से कहो बेवकूफ। किरिलो कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ। जैसम भी डियोन को रोक रहा होता है। डियोन कहता बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हारा कान चर्बी से भरा हुआ है। और वो कहते कोई नहीं रोको। बैसलाव कहता क्या तुम मरना चाहते हो, शोहरत के पीछे भागने वाले बेवकूफ। नेजी अपने मन में कहता अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है कि मैं अब समझ गया। अगर मैं सही हूँ तभी हम स्मोक में एक जगह को देखते हैं, साथ ही वहाँ पे दो इनह्यूमन भी होता है। जैसे जैसे वो जगह क्लियर होता है हम देखते हैं वो इनह्यूमन बुक को पढ़ रहा होता है और उसके ऊपर एक पिलर पे एक एनर्जी सा चार्ज हो रहा होता है। तभी वहाँ से 5 एनर्जी बीम निकलते हैं। पीको कहता हल्सिन, फ्रोकी, तुल्पा, मोरोज और अगल माता वो सभी यहाँ है सर चार्ली टोफो। जिसे चार्ली टोफो उन्हें देखता है।
और हमें बताया जाता है ये सोच की दुनिया है। मॉर्फी ओपेश, चार्ली कहता फ्रोकी, जिसे फ्रोकी हैरान होता है और चार्ली कहता है जहाँ तक उस शख्स की बात है जो झपकी ले रहा था। फ्रोकी कहता गहरे घाव लगने के बाद वो गायब हो गया और ये एटलिन का हेड होता है। हालांकि एटली से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यह सिर्फ समय की बात है, हम उसे पकड़ लेंगे। तभी चार्ली उन सभी पे प्रेशर रिलीज करने लगता है, जैसे उन सभी का हालत खराब होने लगता है। और चार्ली कहता मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा। पीकॉक कहता फ्रोकी ये सोच की दुनिया मेरी क्रिएशन है, कोई नहीं जानता कि कोई एग्जिट है या नहीं। चार्ली टोफो अब क्या पूछ रहे हैं, क्या आप एटलैंट पे रूल करने के लिए वर्दी है? अगली बार आने से पहले उसे खत्म कर दो। अगर तुम फेल हो गए तो हम तुम्हारी सोच फिर से परखेंगे, समझ गए? इससे एक पल के लिए माहौल में सन्नाटा सा छा जाता है। तभी वहाँ पे हम एक और एनर्जी से बने किसी चीज को देखते हैं। फिर हम देखते हैं आसमान में डोर ओपन होने लगता है, जिसमें से कुछ बाहर आने लगता है। हम देखते हैं ये डियोन होता है जो जाके जमीन पे लैंड करता है। इससे वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है। धूल हटने के बाद हम देखते हैं डियोन जमीन पे पड़ा होता है और कराहते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है मैं कहाँ हूँ, और काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। एक डेजर्ट होल खत्म हो गया है, मैं जरूर उस जगह से भाग गया हूँ। और जब डियोन अपने सामने की ओर देखता है तो उसे एक छोटा सा जगह दिखाई देता है जो एक छोटा सा शॉप होता है। वहाँ पे एक बंदा कहता है अब क्या हो रहा है, और उसके पास डियोन के सारे फ्रेंड के टॉय होता है। इटली के शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है, बहुत ही सीरियस है और इसमें ज्यादातर फैमिली लापता है। शहर को बीचों बीच ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया डरावनी होती जा रही है। फिनलैंड के कुछ फेमस माउंटेन दूसरे दिन पूरी तरह से ढह गया। एक बंदा कहता है ऐसा लगता है जैसे अंत का समय आ गया है, शायद मुझे तुम्हारी तरह रेगिस्तान के बीच में शांत रहना चाहिए। तभी वो बंदा हंसते हुए कहता तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी मुझ जैसा साहसी है? ये जगह गुमशुदा और दुर्घटना से भरी हुई थी। और डियोन उस तरफ आने लगता है और वो बंदा कहता है सिर्फ अनजान भटकने वाले यहाँ आते हैं, बाकी सब लोग बहुत पहले से ही बाहर निकल चुके हैं। तभी एक डॉग भौंकने लगता है और डियोन अंदर की ओर जाने लगता है और वो और भी काफी सारे बातें करता है जो हमारे मतलब का नहीं है। और डियोन एक पोस्टर पे हाथ रखता है, हम देखते हैं ये बंदा मिसिंग होता है। तभी वो दोनों डियोन को आते हुए देखते हैं और वो काफी हैरान हो जाते हैं। जैसे वो दोनों कैचमैन को पहचानते हैं, वो दोनों हैरान होते हुए चिल्लाने लगते हैं और वो लोग काफी खुश होने लगते हैं, कहते हैं ये तो कैचमैन है, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और वो और भी काफी सारे बातें करने लगता है। तभी डियोन पानी को पीने लगता है और वो दोनों काफी खुश हो रहे थे और कहते हैं देखो कैचमैन कितना असली है। और डियोन बताता है मेरी नजर तेजी से धुंधली होती जा रही है, खून रुक ही नहीं रहा है, अब तो बॉडी भी सुन्न होने लगा है, उन लोगों से लगी चोट पॉइजन की तरह पूरी बॉडी में फैल रही है, शरीर में जलन सा महसूस हो रहा है और हीलिंग भी काफी धीमी होती जा रही है। तभी वो बंदा कहता है लेकिन फिर भी क्यों? डियोन को सुपर ह्यूमन अलायंस में क्यों शामिल नहीं किया गया? ऐसी अफवाह थी कि सैंड पैरल के साथ उनकी नहीं बनती, क्या यही है? दूसरा बंदा कहता तुम रेडिकुलस ना हो, डियोन शायद बिजी रहा होगा। दूसरा बंदा कहता मैं तो बस क्यूरियस था, बस इतना ही। फैटी कहता खैर हाँ डियोन को सच में होना चाहिए, वो जो सुपर ह्यूमन को लीड कर रहा है। और काफी खुश होते हुए कहता वो हमारा कैचमैन होना चाहिए। तभी डियोन कहता ये क्या है? तुमने कहा सुपर ह्यूमन अलायंस। फैटी कहता ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुनने में लगता है, सुपर ह्यूमन अलायंस। क्या तुमने नहीं सुना? सुपर ह्यूमन कहीं मीटिंग कर रहे हैं। इससे दूसरा बंदा अपने मन में कहता डैम इट, मुझे बुरा लग रहा था लेकिन अब ये साफ है, डियोन को बाकी सुपर ह्यूमन साफ तौर पे नजरअंदाज कर रहे हैं। डियोन कहता सॉरी लेकिन क्या मैं तुम्हारा फोन उधार ले सकता हूँ? जिसे वो काफी खुशी से कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल। अभी हम दूसरी तरफ का देखते हैं, एक बंदा फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। तभी एक बंदा भागते हुए कहता है डेल रुको, बस एक सेकंड रुको। डेल कहता प्लीज मैं 10 मुंह वाले 10 लोग नहीं हूँ, आइए एक समय को एक ही काम संभाले। वो बंदा कहता है ये ब्लैक फोन है, ये रैंडल चा होता है जो कहता है ये बजता जा रहा है। तभी वो फोन को काफी स्पीड से डेल ले लेता है, कॉल को उठाते हुए कहता आखिर ये कौन है? मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा अनजान नंबर से ब्लैक फोन पे कॉल ना करे। डियोन कहता ये मैं हूँ। डेल कहता डियोन। डियोन कहता हाँ। डेल कहता क्या तुम्हें पता भी है कि समय क्या हो गया है? डियोन कहता चुप रहो और ध्यान से सुनो, रियोटो और विटकर लापता है, शायद सबसे बुरी हालातों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। डेल कहता तुम्हारा क्या मतलब है? और डियोन कहता है समय नहीं है, बस मेरी बात सुनो। सुपर ह्यूमन अलायंस, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? डेल कहता सुपर ह्यूमन अलायंस रोज इसमें शामिल है लेकिन बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल सीक्रेट रखा गया है। मैं पहले ही तुम्हारे प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ मौजूद हूँ।
डियोन कहता बहुत ही अच्छी डेल, मैं ये नहीं कह सकता कि लंबे समय बात करने का समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बातों का पालन करो। पहला, रोज को यूज करके अलायंस मीटिंग का जगह इस फोन पर भेजे और किसी को वेट करके घर भेजे या फिर वहाँ पे खुद जाए। जिसे डेल काफी हैरान से कहता क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा कि वो लापता है? डियोन कहता अभी के लिए बस यही करो और चेयर से खड़ा होते हुए कहता डैम इट, मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा कर्जदार हूँ, मुझे पूछने से नफरत है, लेकिन क्या एक आखिरी एहसान, मुझे ये फोन उधार दे दो, ये दुनिया को बचाने के लिए है। जिसे वो दोनों कहता सिर्फ अगर ये दुनिया के लिए है तो जो भी करना पड़े करो। और प्रेजेंट में डियोन बताता और इस तरह मैं यहाँ तक पहुँच गया। ब्लैक फोन में विटकर, लियोटका और डेल भी शामिल है, जो शख्स एक दूसरे की असली पहचान जानते हैं ताकि वो जरूरी जानकारी जल्दी से साझा कर सके। रोज अपने मन में कहता तो इसलिए मिस्टर डेल ने पता मांगा। किरलो कहता अब सब समझ में आ गया, लेकिन मैं भी वही सवाल जो डेल ने डियोन से पूछा था। एल्बर्ट विटकर, तुमने उसके घर में किसी को भेजने को क्यों कहा? क्योंकि कहानी के हिसाब से वो इन सब में फंस गया होगा और खतरे में होंगे। डियोन कहता विटकर अगर ये वहाँ है हो सकता है कि वो पहले उस जगह से भाग चुका हो। और दूसरी तरफ सोच के विचारों का दुनिया देखते और चेरी तभी एक इनह्यूमन कहता कैसे ये बेवकूफा और शर्मनाक है हमारा सिद्धांत। और ये मोरेस होता है जो टारगेट मियाज का हेड होता है और कहता है ये पूरा विनाश और जीत भी है। अपने ही घर में एक घुसपैठिया ना ढूंढ पाना ये बर्दाश्त से बाहर अपमानजनक है। फोड़ो की कहता जैसे एक छोटी चींटी बहुत बड़े शख्स के रूम में चले जाए और मैंने जोर देके कहा कि वो पहले ही मौत के करीब था। मोरिस कहता अगर ये मेरा काम होता तो उसके हाथ पांव टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। तभी चेरी अपने बुक को बंद करता और कहता साइलेंस, और वो खड़ा होते हुए कहता वो अंदर है कुछ परेशान करने वाला।